बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम दिल आसार में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र जहाँ पर सियासी इस्तेहकाम हमें आता दिखाई नहीं देता, वहाँ पर मुआशी इस्तेहकाम किस तरीके से आएगा। पाकिस्तान इस वक्त CCC कैटेगरी के अंदर मौजूद है। यही मुआशी सूरत हाल रही तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट का ख़तरा जो है वो बढ़ता चला जाएगा। IMF के साथ हमारी डील नहीं हो पा रही। ये जो 3 दिन की इंटरनेट की जुज़वी बंदिश थी, उससे ये मामला आया कि अरबों डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर आना थे, वो रुके। $मिलियन रोज़ाना की बुनियाद पे पाकिस्तान को नुकसान हुआ। $मिलियन पाकिस्तान ने जो टैक्स कलेक्शन करनी थी टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने, उसमें नुकसान हुआ। ये पाकिस्तान का नुकसान अगर इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा, अगर पाकिस्तान में इसी तरीके से मंजरनामा वज़ा होता रहा कि किसी को दबाने के लिए या दोबारा बरसर इक़्तिदार आने के लिए इस तरह के हंगामे रूनमा होते रहे, जब सुप्रीम कोर्ट पर हमलों की बातें होती रहीं या उसके सामने धरना देने की बातें होती रहीं, तो पाकिस्तान में इदारों की बालादस्ती कहां पे जाएगी? वहां पे सियासी वर्कर को तकरीम किस तरीके से मिल सकेगी? क्या यही मुस्तकबिल है पाकिस्तान का? क्या यही नसीब है पाकिस्तान का? ये बुनियादी सवालात हैं जिसके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आज हमारे वफाकी वजीर दाखिला कहते हैं कि जिस तरह की हरकतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमें दिखाई दे रही हैं, उससे तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने पर। क्या ये हुकूमत की तरफ से इंदिया है या हुकूमत की तरफ से खबर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, मेरे पास इत्तला ये है कि यह हुकूमत फ़ैसला कर चुकी है। ये अंदिया नहीं है, ये हुकूमत फ़ैसला कर चुकी है और हो सकता है पीर के रोज़, मंगल के रोज़ या बुध के रोज़, इन 3 दिनों में ये ख़बर आपको मिल जाए। और इस ज़िमन में मेरे पास जो इत्तला है, इस ज़िमन में बाकायदा किसी जगह से हुकूमत के अंदर से ये कहा गया है कि आप उन तमाम केसेस में जो इमरान ख़ान पे हैं उन पर ये प्रूव करें, साबित करें, जिस तरीके से मर्ज़ी करें कि तमाम मामलात में इमरान ख़ान मुलव्वस रहा है। कि हुकूमत को एक चीज़ की समझ आ गई है कि वो इलेक्शन के ज़रिए इमरान ख़ान को नहीं हरा सकती। उन्हें समझ आ गई है कि वो इमरान ख़ान का अवामी तौर पर मुकाबला नहीं कर सकते। अब सारी खेल जो है वो ये है कि किसी तरीके से इस तंजीम को कालादम करार दिया जाए, किसी तरीके से इमरान ख़ान जो है उस पर पाबंदी लगाई जाए, उसे नाअहल करार दिया जाए। और मैं आपको ये भी खबर दे रहा हूँ, और कप्तान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए, किसी आर्डर को खातिर में ना लाया जाए। ये सारे फैसले किसी जगह हो चुके हैं और इसका इल्म कप्तान को भी है, इसका इल्म कप्तान की टीम को भी है। लेकिन इससे मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे, इससे मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे। मुझे तो ये पता लगा, बल्कि मुझसे बात हुई किसी जुमादार मुस्लिम लीग के शख्स की, मैंने उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा जब हम इन्हें कालदम करार दे देंगे तो फिर अगर हमें सुप्रीम कोर्ट कहेगा इलेक्शन कराओ फौरी तौर पर, कोई ऐसा आर्डर आएगा तो हम तो 1 माह में 1.5 माह में इलेक्शन करवा देंगे। ना PTI होगी, ना हमें किसी चीज़ का डर है। भाई PTI नहीं होगी, PTI के उम्मीदवार तो होंगे, आज़ाद हसीयत से लड़के आ जाते हैं, वो किसी और हसीयत से लड़के आ जाते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? लेकिन ये आज से पहले ये बात नहीं हो रही थी कि PTI पे पाबंदी लगे, आज से पहले ये चीज़ें नहीं हो रही थी। लेकिन मेरी इत्तला ये है, मेरे पास खबर ये है कि ये आप पाबंदी लगाने का फ़ैसला कर चुके हैं। अब उस फैसले पर क्या तमाम इत्तेहादी राज़ी होते हैं? क्या उस फैसले पर तमाम इत्तेहादियों की रजामंदी शामिल होती है? और क्या वो फैसला, उस फैसले को किसी जगह अगर चैलेंज किया जाता है और वो फैसला उड़ जाता है? पीपल्स पार्टी भी कहीं ना कहीं पे हामी ज़रूर दिखाई दे रही है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मैं इसका हामी तो नहीं हूं, लेकिन जिस तरह के हालात हैं तो फिर हुकूमत ANP पे याद करें, दौर किसका था जब ANP पे पाबंदी लगी थी? किसका दौर था? जो इस वक्त बैठे हुए हैं। तो फिर मुझे छोड़े ना, फिर आप इनकी गुफ्तगू पे बातों पे ना जाया करें। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये ऐसा करने की कोशिश करें, लेकिन क्या आइन इसकी इजाज़त देगा? क्या कानून इसकी इजाज़त देगा? देखें, ये तो ठीक है, इस पर मजीद बात भी करेंगे। इसी बीच हमें ज्वाइन सीनियर तजियाकार और एंकर पर्सन हामिद मीर साहब। मीर साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। मीर साहब, पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, इस तनाजुर में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या फ़हम व तफ़हीम आपको कहीं पे होती दिखाई देती है या सूरत हाल खाना जंगी की तरफ जाती दिखाई दे रही है? देखिए भाईजान, पाकिस्तान में ये कुछ सूरत हाल ऐसी जो है ये पहली दफ़ा तो पैदा नहीं हुई है कि हमें पाकिस्तान के फौरन में इस किस्म की सूरत हाल का सामना था। पाकिस्तान में जब 1948 में इस तरह
लसानी बुनियाद पे फसादात हुए थे और काफ़ी वहाँ पे हालात ख़राब हुए थे। और 71 में भी हमें ऐसी सूरत हाल का सामना था और 1983 में इंटीरियर सिंध में भी ऐसी खाना जंगी की सूरत हाल थी। पहले भी हम इस किस्म के हालात से निकल आए, आइंदा भी निकल आए। अगर ये जो लोग हैं, कुछ अफराद जो हैं, कुछ इंडिविजुअल्स हैं, अगर ये सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास नहीं करेंगे और ये हालात को संभालने की कोशिश करेंगे, फिर आने वाले वक्त में इनको भी संभालने वाला कोई नहीं होगा। तो पाकिस्तान रहेगा, ये लोग नहीं रहे। मीर साहब, राना अजीम बोल रहा हूँ। मीर साहब ये तो बता दें, ये जो धरना होने जा रहा है पीर को, आपको नज़र आ रहा है ये धरना होगा? और क्या ये धरना किसी की फरमाइश पे मीर साहब हो रहा है या ये धरना किसी को बचाने के लिए? देखिए, मैं तो आइन के मुताबिक बात करूंगा ना, मैं तो किसी पार्टी का तर्जुमान नहीं हूँ और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफज है। आर्टिकल 245 के तहत फौज को बुलाया हुआ है। तो फौज को इसलिए बुलाया ना कि आपने ये ऐलान किया हुआ जी कि इस्लामाबाद में किसी किस्म की सियासी मुजाहरे की इजाज़त नहीं हो। तो कल जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए थे, तो कल भी इस्लामाबाद पुलिस जो है वो बार बार ये ऐलान जारी कर रही थी सोशल मीडिया पे कि दफ़ा 144 नाफज है, तो लोग सड़कों पे ना आए। और जो भी आया उनको गिरफ्तार कर लिया और जो सड़कों पे नहीं आए उनको भी गिरफ्तार कर लिया। अब देखिए ना, श्री मुजारी साहबा तो घर में बैठी हुई थी, उनको घर से उठा के ले गए। तो अब अगर कल मंडे वाले दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो आते हैं इस्लामाबाद में, तो वो फिर दफ़ा 144 किधर जाएगी? हमें ये बताया गया जी कि वो इस्लामाबाद के डीसी से इजाज़त दे के आएंगे। तो इस्लामाबाद के डीसी से अगर वो इजाज़त दे के आएंगे तो वो फिर इजाज़त वो बाकियों को क्यों नहीं मिल सकती? वो जो तरीके इंसाफ वाले हैं उनको क्यों नहीं मिल सकती? तो इससे इस्लामाबाद। लेकिन मीर साहब, उस पर भी तो सवाल है ना कि डीसी अगर इजाज़त देगा तो रेड जोन में किस तरीके से एहतजाज किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, रेड जोन में बिल्कुल भी एहतजाज नहीं। अब मैंने ये सुना है जी कि बहस ये हो रही है जी कि अगर हम सरीना का जो चौक है, तो जो गोल चक्कर है डिप्लोमेटिक एनक्लेव जहाँ से शुरू होता है, तो अगर हम वहाँ पे एहतजाज करेंगे या हम आगे जाएंगे या हम थोड़ा पीछे जाएंगे, भैया आप रेड जोन में दाखिल, आप रेड जोन में किस तरह जाएंगे? और अगर आप जाएंगे तो फिर जो आईजी इस्लामाबाद है उसको इनके खिलाफ भी इसी तरह कार्रवाई करनी पड़ेगी जिस तरह की कार्रवाई उसने पीटीआई वालों के खिलाफ किया है। और जो पीटीआई वाले जो हैं उनको भी चाहिए कि वो अब ये तो ना कहें कि जी वो जो जिन लोगों ने कोर कमांडर हाउस पे और बाकी फौजी तनसीबात पे हमले किए जी वो हमारे लोग नहीं थे, तो वो भी माने कि वो हमारे ही लोग थे। और ये भी माने, हुकूमत के लोग भी माने कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है और हमें रेड जोन में कोई मुजाहरा नहीं करना चाहिए। देखें, अगर ये मुजाहरा करते हैं, इनको इजाज़त दी जाती है, ये वहाँ जाके नारेबाजी करते हैं, तो ज़ाहिर बात है फिर जिस तरह पीटीआई वाले कोर कमांडर हाउस में घुस गए, तो वहाँ पे तो कोई सुप्रीम कोर्ट में घुसे या ना घुसे, लेकिन अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ बाहर नारेबाजी करेगा और तकरीरें करेगा, तो इसका फिर मतलब ये लिया जाएगा कि जनाब ये अब अदले का बदला हो रहा है, टिट फॉर टैट हो रहा है। तो ये एक जो सियासी जमातें हैं उन्हें कुछ जो गैर सियासी शख्सियात हैं उनका तर्जुमान नहीं बनना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है सारे मामले में वो हमारा हो रहा है, सहाफ़ियों का हो रहा है। रोज़ाना किसी ना किसी सहाफ़ी को उठा लेते हैं। टीवी चैनल्स की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। पाकिस्तान में इस वक्त एक गैर एलानिया सेंसरशिप की सूरत हाल है और उस पर जो ना PDM बोल रही है, ना ही जो जमहूरियत की नंबरदार है पीपल्स पार्टी वो बोल रही है। तो और बुरा ना मनाए, हमारी सहाफ़ी तंजीमों का भी वो इस वक्त किरदार नज़र नहीं आ रहा जो कि होना चाहिए। तो इसमें ये मैं जो है ना वार्न करना चाहता हूँ कि अल्टीमेट लूज़र इस सारी सूरत हाल में वो और कोई हो ना हो, पाकिस्तान के सहाफ़ी जो है वो अल्टीमेट लूज़र है। क्योंकि आप देखें कि जो PTI के जलसे जुलूस हैं वहाँ पे भी साथियों को मार पड़ती है और इधर से हुकूमत जो है वो भी रोज़ाना किसी ना किसी साथी को उठा लेती है, कोई किसी को गायब कर देती है। मीर साहब इसमें कोई शक नहीं, घर में घुस के उनको गिरफ्तार किया। मीर साहब इसमें कोई शक नहीं कि आपने हमेशा, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ एक तल्लक है, आपने हमेशा आज़ादी सहाफ़त की बात की है, चाहे अपने प्रोग्राम में हो, प्रोग्राम के बाहर हो, ओपन हो, जहाँ पे खड़े हो, और आपने इस पर बड़ी मुसीबतें भी सही हैं। हम इस पर आपको अप्रिशिएट करते हैं। हमें ये भी बताया कि आम सहाफ़ी के लिए भी आपने आवाज़ बुलंद की, और ये भी हमें इल्म है कि आजकल हमारे हालात जो हो रहे हैं। मीर साहब, आपको
पीटीआई पर पाबंदी लगती नज़र आ रही है, जिस तरह आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा और बिलावल साहब ने भी इशारा दिया, और क्या आइंदा जमहूरी अमल आपको सबोताज होता भी नज़र आ रहा है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, वो उस पर पाबंदी की तजवीज़ पेश की गई थी काबीना के इजलास में, और मुस्लिम लीग नून के वजीरों ने पेश की थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने, MQM ने, BNP मैंगल ने और जो पार्टियां, उन्होंने इसकी मजम्मत की थी। मैं ये समझता हूँ कि आपको तारीख उठा के देखनी चाहिए। हमारी जो तारीख है वो क्या बताती है। अयूब खान के ज़माने में जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई थी ना, उन्होंने मौलाना मदूदी को गिरफ्तार किया था, उनको सजाए मौत भी दी थी, वो सजाए मौत से भी बच गए, और जमात इस्लामी भी आजकल जो है वो अभी तक चल रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो आज इतनी मरूफ तो नहीं है, लेकिन अभी भी मौजूद है। सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि नैब की जो नेशनल अवामी पार्टी पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए पाबंदी लगाई गई थी, कार्ली भुट्टो साहब के दौरे हुकूमत। और नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी के बाद क्या हुआ कि वो जो पाकिस्तान की तीसरी बड़ी पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी थी अवामी लीग, दूसरी बड़ी पार्टी थी पीपल्स पार्टी, और तीसरी बड़ी पार्टी थी नैब। उसके दो ग्रुप थे, एक वली खान ग्रुप था, एक बाशानी ग्रुप था। तो जब उस पर पाबंदी लगी तो फिर क्या हुआ, उसमें से जो सिंधी नेशनलिस्ट थे वो अलहदा हो गए, उन्होंने GSM मुहाज बना लिया। उसमें से जो बलोच कौमियत परस्त थे वो अलहदा हुए, उन्होंने BLA बना ली, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी। जिन्होंने मिलिटेंसी का रास्ता नहीं किया तो वो इस वक्त BNP मैंगल और नेशनल पार्टी की सूरत में मौजूद हैं। और जो मेन जो वली खान की जो पार्टी थी जिस पर पाबंदी लगाई गई थी, वो आज अवामी नेशनल पार्टी ANP की सूरत में मौजूद है। तो आपने नैब पर पाबंदी लगाई तो वो आज ANP की सूरत में मौजूद है, BNP मैंगल की सूरत में मौजूद है, नेशनल पार्टी की सूरत में मौजूद है। तो वो तो मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। तो आप अगर PTI पर पाबंदी लगाएंगे, अव्वल तो मैं इसके हक में ही नहीं हूँ, लेकिन अगर आप लगाएंगे भी तो आपका क्या ख्याल है कि आप इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे या उसको नाअहल करार दे देंगे, तो बाकी जो इतने सारे PTI के लीडर हैं, शाह महमूद कुरैशी है, असद उमर है, बाकी जो लोग हैं वो किधर जाएंगे? वो कोई ना कोई नई पार्टी बना लेंगे। जिस तरह आपने सिपाही साहब पर पाबंदी लगाई, वो अभी तक लुधियानवी साहब जो है वो एक नए नाम के साथ पार्टी चला रहे हैं। आपने तरीके जाफिया पर पाबंदी लगाई थी, वो भी अभी तक मौजूद है। तो पार्टी पर पाबंदी लगाना किसी मसले का हल नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर खुदा न ख्वास्ता आप जमहूरी निज़ाम जो है उसको डीरेल करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी ना इमरान खान पे आएगी, ना शहबाज शरीफ पे आएगी, इसकी जिम्मेदारी फौज पे आएगी और इसकी जिम्मेदारी अदलिया पे आएगी। तो इसलिए ना तो PTI पर मैं पाबंदी लगाने का हामी हूँ, और अगर कोई ये कहे जी कि पाकिस्तान बचाने के नाम पे हमने जमहूरी निज़ाम को ख़त्म करना है और थोड़े दिन बाद जो है वो हम दोबारा इसको लेंगे, आईने पाकिस्तान को बस जरा साल 6 महीने के लिए हमें सस्पेंड करने से फिर हम दोबारा लेंगे, तो ये बात याद रखें कि ये अब दुनिया बदल चुकी है। और जो जस्टिस मुख्तार सेठ का जो फैसला है, जिसको जस्टिस मुज़ार अली नकवी साहब जो हैं उन्होंने उसको गैर मौसर किया था, वो फैसला गैर मौसर है, वो ख़त्म नहीं हुआ। और 18वीं तरमीम की जो आईन पाकिस्तान है उसमें आर्टिकल 6 के अंदर ये इजाफा कर दिया गया था कि अगर कोई पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ करेगा और उस खिलवाड़ करने वाले की सहूलतकारी करेगा तो उस पर भी आर्टिकल 6 लगेगा। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, अगर किसी ने पाकिस्तान के आइन के साथ दोबारा खिलवाड़ किया, जमहूरियत को ख़त्म करने की कोशिश की, तो फॉर द टाइम बीइंग तो ठीक है, आप नहीं बोल सकते, लेकिन आने वाले वक्त में न सिर्फ उन लोगों पे आर्टिकल 6 लगेगा बल्कि जो उसकी सहूलतकारी करेंगे, ख्वाह वो सियासी लोग हैं या कोई वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन पर भी आर्टिकल 6 लगेगा। इसलिए 18वीं तरमीम के बाद जो आर्टिकल 6 में जो तब्दीली हुई है, बराए मेहरबानी उसको सारे गौर से पढ़ लें। ठीक। मीर साहब, एक आखिरी सवाल। मौजूदा सूरत हाल में जब वफाकी हुकूमत ये कहती है कि हम किसी भी सियासी केस का हिस्सा नहीं बनेंगे, बाइकॉट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानने की इनकारी हैं, क्या ऐसी सूरत हाल में आपको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी होती दिखाई देती? पहली बात तो यह है कि जो
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार करना भी जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी है। यानी कि मैं इसको ये नहीं कहता कि ये आइन तोड़ने के मुतरादिफ है, लेकिन ये आइन की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। तो जो भी ये कहता है कि हम भी जमहूरियत से और आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, उसको ये नहीं कहना चाहिए कि जनाब हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते। या तो आप अगर पार्लियामेंट में मौजूद हैं तो आप उसमें नया कानून बना दें। अगर आप नया कानून बनाने के लिए मतलूबा शरीयत आपके पास नहीं है तो इलेक्शन करा दें। इलेक्शन में आप मतलूबा शरीयत हासिल करें, 2/2 शरीयत लेके आप आएँ और फिर आप सुप्रीम कोर्ट को अगर आंखें दिखानी है तो कानून साजी के जरिए दिखाएं। इस तरह आप अगर चाहे दस्तूर पर खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट को आंखें दिखाएंगे तो ये ना हो कि आने वाले वक्त में आपकी अपनी आंखें चुंधिया जाएं। ठीक, इस तरह अगर आंखें दिखाई जाएंगी तो फिर आने वाले वक्तों में आप आंखें भी चुंधिया सकती हैं। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरा में मजीद बात की जाएगी। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। सेविदार्स ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, एक तरफ वज़ीर दाखिला का बयान, दूसरी तरफ कहीं से छुपे लफ्ज़ों में या ढके लफ्ज़ों में हिमायत का ऐलान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने की बाज़गश्त, उसके अलावा गिरफ्तारी की फिर से प्लान करने की बाज़गश्त। इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है? मौलाना फजलुर रहमान साहब आज फिर मंजर आम पे आए और उन्होंने कौम से ये खिताब किया है। उन्होंने कहा है कि आप पूरी तैयारी पकड़ें, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है, हमें सुप्रीम कोर्ट को बावर करवाना है कि हम आपका फ़ैसला नहीं मानते, हम 3-2 का फ़ैसला नहीं मानते, हम 4-3 का फ़ैसला मानते हैं। ये बावर करवाने की एक तरफ कोशिश है और दूसरी तरफ दबाने की कोशिश है। हालात किस तरफ को जाएंगे? राना साहब, ऐसी सूरत हाल में PTI की प्लानिंग क्या लगती है आपको? देखिए, मेरे पास इतला ये है कि अभी जो मुझे मैसेज आया कि आज रात बड़ा सख्त क्रैकडाउन होने जा रहा है, क्योंकि खान साहब ने आज फिर कॉल दिया कल की कि कल 5 बजे निकलें बाहर और प्ले कार उठाएँ, पुरअमन कॉल दें। लेकिन उस पर मेरी इतला ये है कि आज बड़ा शदीद क्रैकडाउन होने जा रहा है आज रात को, और उसमें बहुत सी गिरफ्तारियाँ होने जा रही हैं। जब गिरफ्तारियाँ, क्रैकडाउन, ये सारा कुछ होगा तो फिर ये सारे मामला तो चलेंगे। मेरे पास दूसरी इतला ये है कि कप्तान ने अपनी हिकमत अमली जो है ना, उसको अपनी फील्डिंग को चेंज कर लिया। कप्तान अब नए तरीके से नई फील्डिंग करने लगे। एक तो कप्तान उसमें बुनियादी वजह 25 मई के बाद तो चलें समझ आती थी कि कुछ लोग भाग गए या कुछ लोग मंजर आम पे नहीं आए, लेकिन अब तो तकरीबन सारी मरकजी क़यादत उठाई गई। अब भी फील्डिंग तब्दील करने पर गौर नहीं। मरकजी क़यादत उठाई गई, बहुत से टिकट होल्डर कहाँ गए? बहुत से लोग जिन्हें टिकट मिली थी वो कहाँ थे? बहुत से लोग जिन्होंने टिकट के लिए बड़े बड़े यकीन दहानी कराई थी वो कहाँ थे? बहुत से लोग जिनको उस तमाम जुलूस को कंट्रोल करना चाहिए था वो कहाँ थे? वो लोग जिनको इन मामलात को संभालना चाहिए था वो कहाँ थे? आप ज़रा गौर करें, कप्तान की गिरफ्तारी के बाद कितनी देर आपने किसी अहम रहनुमा को टीवी पे देखा? उठा के देख लेना ज़रा। कप्तान के ठीक है, बड़े बेहतरीन खिलाड़ी सारे गिरफ्तार हो गए, लेकिन टिकट होल्डर बहुत से थे वो कहाँ गए? उनको कोई पूछेगा ना। मेरे पास इतला ये है यासर, कप्तान ने 2 फैसले किए। एक तो फाइनल हो गया, इलेक्शन ही हो रहे ना, अब नए इलेक्शन में बहुत से नामों को तब्दील किया जाएगा। जिस तरह जो लोग कप्तान के साथ पकड़े गए, जिन लोगों ने मारे खाई लाहौर से, एक तो मियाँ असलम इकबाल के भाई हैं मियाँ अमजद, उनको किसी हल्के में एडजस्ट किया जा रहा है। उनके अब्दुल्ला खान साहब की इतला मिली कि बड़ी मेहनत की। दूसरी, आगा नवीद हाशिम रिजवी हैं जो सिटी नाज़िम रहे हैं कसूर से। आगा नवीद हाशिम रिजवी जो हैं, इनको वहाँ से NA का टिकट देने दिया जाएगा। नून लीग के अंसारी जो हैं उनके मुकाबले में, शेख वसीम सॉरी, उनके मुकाबले। तो ये किया जा रहा है। 2 लोगों का तो आज टिक मार की गई है कि इन 2 लोगों को लाजमी ओबलाइज किया जाएगा, जिनमें आगा नवीद हाशिम रिजवी हैं और मियाँ अमजद। अब आगे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, कुछ लोगों की चीज़ें तब्दील भी होंगी, कुछ लोगों की टिकटें तब्दील भी होंगी। खान के पास एक शख्स की रिपोर्ट है। अब देखना यह है कि इलेक्शन कब होने हैं। अब देखना यह है कि क्या इलेक्शन के लिए नए कागजात जमा होने हैं, क्या इलेक्शन सारे इकट्ठे होने हैं, क्या सब ने मिलकर इलेक्शन लड़ना है। अगर तो ये इलेक्शन इकट्ठे होते हैं और सारे मामला जो हैं वो वाकई जमहूरी तरीके से चलते हैं तो फिर बड़ी चीज़ें तब्दील होंगी। ऐसा मैं आपको कह रहा हूँ, बड़ी चीज़ें तब्दील। और वो खासकर वो तमाम टिकटें जिन पर इल्ज़ामात लगे हैं पैसों के, जिनके स्कैंडल्स आए हैं,
उनको भी बिल्कुल तब्दील कर दिया जाएगा। खान साहब अपनी फील्डिंग चेंज करके दूसरा खान साहब ने आज जो मीटिंग की है, जो मेरे पास इतला है, उसके मुताबिक उन्होंने चार चीज़ें तय कर ली हैं कि कप्तान की गिरफ्तारी की सूरत में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर कौन कहां से करेगा। दूसरा, उन्होंने आज सख्ती से कहा है कि फौरी तौर पर जो क़यादत है, जिस तरह जितने शाह महमूद कुरैशी हैं, फवाद चौधरी हैं और दीगर जो असद उमर हैं, इनकी बेल्स के हवाले से वो तहरीक इंसाफ के टॉप के वकला जो है, ये पीर के रोज़ आपको नज़र आएंगे कि ये अदालतों में ये इस पर फाइट करेंगे और आखिरी हद तक जाएंगे। चूँकि 16 MPO या 3 MPO जो है उस पर बात करना बड़ी ही उस पर रायत भी मिल जाती है, सारा कुछ हो जाता है। तीसरा बात आप जहन में रखिएगा, आज डॉक्टर यास्मीन राशिद की जो तबीयत ख़राब होगी, जिन्हें जेल से फौरी तौर पर शिफ्ट कर दिया गया है हॉस्पिटल, ये 2-3 चीज़ें कप्तान को पता चली हैं। कप्तान इन सारी चीज़ों पे जो है वो अपना एक बिल्कुल लहदा से सारा सिस्टम करने जा रहा है। लेकिन जो चीज़ नज़र आ रही है, मुझे तो एक बड़ा क्रैकडाउन नज़र आ रहा है, मुझे तो एक बड़ी सख्त तरीन रद्द अमल नज़र आ रहा है हुकूमत के, और मुझे तो किसी किस्म की रायत नज़र नहीं आ रही। अब इस सारे मामला में दुआ करें इस मुल्क के लिए बेहतर हो। इसमें राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि जो बेगुनाह होगा वो कानून के कटहरे में नहीं आएगा, जो दूसरा होगा उसे कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अब ये जो शनाख्त का अमल है, ये शनाख्त का अमल कितना मुस्तनद देख रहे हैं आप? देखिए, बराबर के लिए एक तो आज इन्होंने अखबार में इश्तिहार दे दिया, उस इश्तिहार में तस्वीर दे दी। अब उन तस्वीर के मुताबिक शनाख्त परेड होगी ना। आपने 300 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, 300 लोग गिरफ्तार हो गए, उसमें से 20 लोग आपने उन तस्वीरों के जरिए शनाख्त करने हैं, काम तो ख़त्म हो गया। वहाँ पे लगे हुए CCTV कैमरों के जरिए शनाख्त करने आपने शनाख्त करना है, घर के अंदर कौन दाखिल हुआ, तोड़ फोड़ किसने की, लूट मार किसने की। आपने देखना है कि बाहर वहाँ पे लोगों को गुस्से में कौन लाया, किसने ये सारी प्लानिंग की, आपने ये देखना। अब जो बात की जा रही है ना कि इमरान खान के ने वीडियो, अब इमरान खान के किसी एक वीडियो बयान में ये लफ्ज़ शामिल नहीं है कि जाओ तोड़ फोड़ करो। किसी एक वीडियो बयान में ये चीज़ शामिल नहीं है कि आप पुरअमन एहतजाज ना करो, पुरतशद्दुद एहतजाज करो। आप वो तमाम वीडियो देख लेना। हाँ, ये एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि करनी चाहिए थी, जो करनी चाहिए वो ये है कि जिन लोगों ने ये तोड़ फोड़ की है, उनके खिलाफ एक्शन सियासी जमातों को अपने अंदर एहतसाब करके करना चाहिए, खुली तौर पे होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए कि यार ये मेरा मुल्क है, इस मुल्क के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ में एहतसाब उन लोगों को भी होना चाहिए, मैं उन लोगों को कह रहा हूं, पुलिस का खासकर, कि पुलिस ने किस तरह वहां जाने दी, क्यों नहीं रोका, इंतजाम किन के जुम्मे थे। आप क्यों एक कौमी इदारे को अवाम के सामने खड़ा करना चाहते हैं? कभी नहीं खड़ा होगा। हिम्मत है उनकी, मैं सलूट करता हूं कि उन्होंने सब्र से, हौसले से बर्दाश्त किया। लेकिन पुलिस की तो ड्यूटी थी ना, क्यों नहीं ड्यूटी निभाए, क्यों नहीं वहां पे खड़े हुए, क्यों नहीं वहां पे सारा कुछ रोका। ये सारी चीज़ें एक सवालिया निशान है, इस पर तो हर शख्स एक सवाल कर रहा है। इसको सोचना चाहिए, इसको देखना चाहिए कि क्या कोई और तो नहीं इसमें शामिल था। फिर उस ASP के मतलब सोचना चाहिए, उसने पुलिस वाले को छड़ी मारी, याद है ना, एक सोशल मीडिया पे चल रही है, और जिसकी इंक्वायरी भी IG साहब ने फौरी तौर पे की है कि इसकी इंक्वायरी करें, क्यों मारी है। पुलिस एहलकार कहते हैं ये हमें कुछ और कहता था, हमें किसी और जगह से कुछ और हुक्म मिलता था। तो ये सारी चीज़ें देखना होंगी। लेकिन एक चीज़ जो मेरे नोटिस में है, जो मैंने आज इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, रिपोर्टर का काम होता है खबर को ढूंढना, खबर निकालना। मेरे पास खबर तो ये है कि कप्तान अपनी फील्डिंग चेंज कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, कप्तान ने बहुत से मामलात में चीज़ें की हैं। कप्तान अब इंतज़ार करेगा, यासर मैं आपको खबर दे दूँ ना, कप्तान अब इंतज़ार करेगा पीर के रोज़ का कि हुकूमत क्या करती है, पीर को वहाँ जलसा होता है कि नहीं, वहाँ पहुँचने दिया जाता है कि नहीं। इसी तरह पीर के रोज़ मुस्लिम लीग नून लाहौर से जुलूस लेकर जा रही है ठोकर से, क्या उन्हें जाने की इजाज़त है? तो 144 ख़त्म है। अगर इजाज़त नहीं है तो फिर उनके लिए भी कानून है। इसी तरह चूँकि मरियम साहिबा ऑलरेडी पहुँच चुकी हैं, आपको पता है वहाँ पे, और मरियम साहिबा मुस्लिम लीग नून की तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब की हिदायत पर उस पर हिस्सा लेंगी जो एहतजाज है। इसी तरह आज बाकी लोगों ने भी मीटिंग्स की हैं, बाकी भी जा रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें कप्तान इनको देखेगा कि क्या कानून सिर्फ इनके लिए है या इनके लिए भी है। क्या अगर 144 है तो फिर ये किस तरह जा सकते हैं, और अगर 144 नहीं तो फिर मेरे लोगों को किस तरह पकड़ा जा सकता है। 245 भी
सर वो तो 245 तो इस्लामाबाद में जाके आएगी ना। जी। मैं तो आपको यहाँ से दूसरे शहरों से जो जुलूस निकलने हैं मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। मैं इमरान खान ने आज ये भी डिस्कस किया कि हमें जलसे करने चाहिए, जो जलसों का शेड्यूल बनाया था। तो कहा गया कि भाई पूरे पंजाब में तो 144 लगी हुई है, आप किस तरह जलसे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी हाँ ये भी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कल तक देखें यासर, ये जो अगले 48 घंटे हैं ना ये बड़े अहम है। ये हामिद मीर साहब ने भी जो बात की है ना बड़ी अहम तरीन बात है। अगले 48 घंटे बड़े अहम हैं। अगले 48 घंटों में असल हुकूमत का इम्तिहान है, हुकूमत का अपना इम्तिहान है कि क्या हुकूमत अपने इत्तेहादियों को ये समझा सकेगी कि आप एहतजाज ना करें। आप कानून का इत्तलात ये भी है कि मरियम नवाज है वह इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं। जी मैं कह रहा हूँ कि ये तो अब बहुत बड़ा इम्तिहान है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 48 घंटे जो हैं ये बड़े अहम तरीन 48 घंटे हैं। इन अगले 48 घंटों में बड़े अहम तरीन मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये तो बड़ी बड़ी क्लियर है। देखें आज दो चीज़ें आप मत बोले कि एक तो आज हमारे सिपा सलार ने बिल्कुल वाज़ेह कह दिया कि हम किसी को इंतशार नहीं पैदा करने देंगे, हम किसी को तोड़ फोड़ की इजाज़त नहीं देंगे, हम अपने इदारों की हिफाजत करेंगे, अपनी बिल्डिंग्स की हिफाजत करेंगे। ये बड़ा क्लियर एक वाज़ेह मैसेज चला गया उन तमाम लोगों के लिए कि जिन जिन लोगों ने जो भी किया, किसी भी सियासी जमात से है या पीछे कोई और तीसरी जमात है या पीछे किसी और ने बैठ के जिसने भी किया ये किया। मेरे पास तो एक इत्तला ये भी है कि कुछ क्वाइफ, कुछ वीडियोस, कुछ और चीज़ें कप्तान भी भेजने लगा है सिपा सलार साहब को और जगहों पे भेजने लगा कि आप फैसला करें इसमें और कौन कौन मुलव्वस था। मुझे बड़े किसी करीबी शख्स ने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। तो जब तहरीक इंसाफ के कुछ लोग कहते हैं जी खान साहब ने डिमांड तो आज ये की है कि ये जो जितना भी आप प्रोसेस कर रहे हैं निशानदही का या एवेलुएशन का, ये तमाम तर तहकीक जो है ये चीफ जस्टिस के अंडर होनी चाहिए। मैं समझता हूँ हो जानी चाहिए, इसलिए हो जानी चाहिए कि इसके जो भी मुल्ज़म हैं उनको इंतहाई कैफरे किरदार तक पहुँचे। चीफ जस्टिस के फैसलों को मानने से इनकारी वफाकी हुकूमत की ना चीफ जस्टिस साहब के पास लेकर जाएं भाई, किसी जज पे ले जाए, नहीं लेके जाना किसी ऐसे शख्स के पास ले जाए जिस पे हो। मैं समझता हूँ कि आर्मी खुद करे, पाकिस्तान की आर्मी के इदारे खुद करें, उन पर सबको यकीन है, वो खुद करें और देखें कि कौन कौन इसमें मुलव्वस था। देखें CCTV कैमरों की फुटेजें मौजूद हैं, लिबर्टी से लेकर वहाँ तक जाने की चीज़ें मौजूद हैं। उसमें अगर सियासी लोगों को मुलव्वस किया जाएगा, मैं बड़ी हंसा, मैं अभी नाम नहीं लेता, एक शख्स का FIR में नाम है, मुझे बड़ी हंसी आई कि उसका नाम लिखा हुआ है कि उसने फ़लाँ फ़लाँ किया। वो शख्स इस वकूए से कई दिन पहले पाकिस्तान से बाहर है। अब उस FIR को लिखवाने वाला, उस FIR को लिखने वाला क्या इतना लाइलम था कि उस एक शख्स की वजह से तो सारा केस जो है वो उसका किसी और तरफ चला जाएगा। तो इसलिए बहुत सी चीज़ें जो है ना यासर, ये वक्त के साथ साथ आपको तब्दील होती नज़र आएंगी। जो नज़र आ रहा है वो है नहीं, आपको एक बता दो, जो नज़र आ रहा है वो है नहीं, जो है वो 48 घंटे 72 घंटे बाद नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब फाइनल ओवर शुरू हो गए। चलें, जो आप कह रहे हैं कि नज़र आना शुरू होगा, उसमें ये बताइए कि आवाम के लिए कोई हौसला अफजा खबर होगी? आवाम के लिए कोई हौसला अफजा खबर नहीं है। आगे आपका बजट आ रहा है, बजट में आपको आपके साथ जो होना है वो आपको भी पता है। नहीं, ऐसे हालात के अंदर आपको बजट आता दिखाई दे रहा है? बजट के बगैर आप गुजारा कर सकते नहीं, जो मुकर्रर तारीख है, वैसे तो खबरें तो यही थी कि 10 तारीख तक बजट पेश हो जाएगा, मैं अर्ज़ कर रहा हूं, यानी वो कॉल अब बुला लिया जाएगा इजलास। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपको नज़र आ रहा, आप कह रहे हैं मुझे नज़र आ रहा है कि नहीं बजट के बगैर गुजारा है और आपको IMF उस तरह तो फिर वो मुझे वो शेख साहब की बात याद आती है। वो ये कहते हैं कि IMF के साथ हमारी डील होगी, पैसा उधर से आएगा तो सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देंगे। लेकिन शेख साहब हैं हुकूमत के आदमी, ठीक है, वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं, बेचारे मुआवने खसूसी भी हैं और वो बात बड़ी सच्ची करते हैं। बात वो बंदा कमाल करता है और सियासी जमातों के अंदर ऐसे लोगों को होना चाहिए। बात वो दुरुस्त करते हैं कि जिन बेचारों को ना बजट बनाने में उनको बुलाया जाता है, ना कबीना के इजलास में उनको बुलाया जाता है, ना उनसे कोई मुशावरत की जाती है, ना उनको अभी तक ये पता बेचारों को स्टैंडिंग कमेटी फिनांस के वो चेयरमैन है कि जनाब बजट बन रहा है कि नहीं बन रहा। बजट तो बनेगा ना या सर, बजट तो बनाना पड़ेगा, चाहे किसी को बनाना पड़े, ये हुकूमत हो कोई और हुकूमत हो, बजट तो देना पड़ेगा।
ये एक मजबूरी है, ये हर सूरत में, और ये एक आईनी फ़र्ज़ है जिसे अदा करना पड़ेगा। आप इसके बगैर रह नहीं सकते। अब देखना यह है कि क्या हुकूमत अपनी हिकमत अमली से, देखें इस वक्त स्टेक होल्डर है हुकूमत, अब हुकूमत को चाहिए मुज़ाकरात के ज़रिए इन मामलात को डील करे। अब हुकूमत को चाहिए, ठीक है मुकदमा चलते रहे, जिन लोगों ने आग लगाई सज़ा मिले, जिन लोगों ने तोड़फोड़ की सज़ा मिले, जिन लोगों ने इनको उकसाया सज़ा मिले, बिल्कुल हम तो इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जिनको बेगुनाह आप लिखेंगे तो फिर आप माहौल को ख़राबी की तरफ लेकर जाएंगे, आप माहौल को दुरुस्त की तरफ लेकर नहीं जाएंगे। या सर आने वाले दिन जो है ना, मैं फिर कह रहा हूँ, आने वाले 48 घंटे से 72 घंटे फैसला कर देंगे। अब लंबी चौड़ी इनिंग्स नहीं खेली जाएगी, अब लंबा चौड़ा मैच नहीं खेला जाएगा। अब इन वक्तों में फ़ैसला हो जाएगा, और इस फैसले के असरात जो है वो कोई किसी के हक़ में भी हो, किसी भी जमात के हक़ में हो, लेकिन यह फैसला हो जाएगा। फैसला कुन मोड़ आ गया, अब इससे ना आगे ना पीछे। अच्छा, वफाकी हुकूमत जो या इत्तेहादी जमातें जो प्लान कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाने का, ये नतीजा किस सूरत में देख रही हैं? यानी इन्हें बेनिफिट क्या दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे एहतजाज करेंगे तो क्या होगा जिससे पॉलिटिकल बेनिफिट मिल जाए? आप दो चीज़ें, एक तो उनको सियासी नुकसान होगा, कभी पहली दफ़ा हिस्ट्री में हुआ है। अच्छा, कभी कभार ये ऐसा होता है कि छोटा सा नुकसान किसी बड़ी कामयाबी की तरफ गामजन करवा देता है? नहीं, कोई कामयाबी नहीं। आप क्या समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहब मोहतरम जनाब उमर अता बंदियाल साहब कि वो इस डर जाएंगे? फिर तो आप कोई भी जत्था जाएगा, जाके बैठ जाएगा वहाँ पे, अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला। वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से आपको आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला मिलेगा। अगर कोई ये समझे कि मैं 50 लाख बंदा ले जाऊँ, 30 लाख बंदा ले जाऊँ, 5000 बंदे ले जाऊँ और जाकर ये फ़ैसला करवा लूँ, तो ये मुमकिन नहीं। दूसरी बात है जनाब, आप हों इक़्तिदार में, और इक़्तिदार में होते हुए आप ये साबित करें कि आप बेबस हैं, आप ये साबित करें कि जनाब हमारी कोई नहीं सुनता, आप ये साबित करें कि हम अपनी हुकूमत पर खुद का हमला करने जा रहे हैं, तो आपकी अवाम में भी पोजीशन ख़राब होगी, आपकी सियासी पोजीशन भी ख़राब होगी। किस तरह बड़ा फ़ायदा मिलेगा? चले मुझे बता दें, क्या बड़ा फ़ायदा मिलेगा? इलेक्शन के पीरियड आगे चल जाएगा, ये होगा ना। कुछ लोग जाम में होते हैं, यानी अगर उन्हें ये जाम है कि हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट जिस तरह बयानिया होता है कुछ पार्टीज वो अपना लेती हैं, हम एंटी कोर्ट अगर बयानिया अपनाएं तो हो सकता है हमें नैरेटिव मिल जाए। एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया अपनाने वाली जो भी सियासी जमातें होगी, वो ज़िंदगी में ज़हन में रखें, पाकिस्तान की अवाम अपने अदारों से मोहब्बत करती है। तो चलें, वो तो लोगों ने आजमा लिया ना, वो तो आजमा लिया। ये एक नया इकदाम आजमाना। नवाज शरीफ साहब ने माजरत से आज बात हो रही है ना, मियाँ साहब की ज़रा तकरीरें निकाल लें ना, गुजरांवाले वाली तकरीर निकाल लें, मियाँ साहब की फैसलाबाद वाली तकरीर निकाल लें, मियाँ साहब की बाकी तकरीरें निकाल लें, मरियम साहिबा की तकरीरें निकाल लें, इसी तरह एक दफ़ा मौलाना साहब की तकरीर निकाल लें, आप आसफ़ अली ज़रदारी साहब की तकरीर निकाल लें, तो मुझे बताएं जितने लोगों ने ये बातें की तो क्या वो हासिल कर चुके हैं? वो जो हासिल करना था नहीं हासिल कर सके। पाकिस्तान के अंदर अगर आप ये कहें कि आप सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ एक महाज खोलकर जीत जाएंगे, तो इसी सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ एक बड़ा महाज खोला गया था, इसी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैद किया गया था, इसी सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उन पर पाबंदियाँ आयद की गई थी। तो आपको पता ना क्या तहरीक चली थी। तो यासर साहब, अगर परसों ये हो जाता है और इसी तरह हो जाता है, तो क्या पाकिस्तान के वकला चाहे वो इधर हैं या उधर हैं, खामोश बैठेंगे? परसों वो भी तो हेयरिंग है ना राना साहब, इंतखाबात के हवाले। सारे इंतखाबात के हवाले से परसों हेयरिंग है, उसके अगले दिन नैब कवानीन की हवाले से हेयरिंग है, उसके अगले दिन एक और हेयरिंग है। यही तो डर लगा हुआ है भाई। हेयरिंग है कब, क्या कहना उन्होंने सिंपल सी बात की, नहीं देखें यासर समझने वाली बात। कल के दिन इलेक्शन थे, इलेक्शन कमीशन अगर समझता था कि मुझे बजट नहीं मिला, इलेक्शन कमीशन समझता है मेरे पास इंतजामात नहीं है, तो उसको इस शेड्यूल को कैंसिल कर देना चाहिए था और ये लिख के भेज दें। आज के दिन तक वो शेड्यूल कैंसिल तो नहीं हुआ, कागजात पे 14 तारीख को इलेक्शन है, तो ये जवाब तो मांगेगी ना सुप्रीम कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार नहीं है जवाब मांगने का? ये जवाब तो सुप्रीम कोर्ट मांगेगी और इलेक्शन कमीशन को ये जवाब देना पड़ेगा। तो उसमें हुकूमत को परेशानी क्या है? क्या इस राह में रुकावट हुकूमत थी
अगर हुकूमत रुकावट थी तो फिर उनको परेशानी, वफाकी कैबिनेट है, मैं कह रहा हूँ फिर उनको परेशानी है। उसके बाद वज़ारत खजाना है, स्टेट बैंक है, उसके तमाम जवाब। उसके बाद आप आ जाए नैब तरामीम पे जो हुई है, उस केस की हेयरिंग है, तो भाई आप अपना वकील पेश करें, अटॉर्नी जनरल आपके, वकला आपके हैं, बहस करें वहाँ पे कि आपने दुरुस्त किया फैसला। अच्छा, उस केस के ऊपर तो वैसे भी वो जस्टिस सतर मिनल्ला भी कह चुके हैं कि इसके पहले बेनिफिशियरी तो आप बन रहे हैं खान साहब को। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई जी उस पर करना चाहिए ना, और उस पर बहस करनी चाहिए। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, डर किस बात का। मान लें कप्तान को रिलीफ मिल गया 2 हफ्ते का, आप अब्दुल कादर ट्रस्ट में साबित करें कि ये मुल्ज़म है, खत्म हो जाएगा। 2 हफ्ते कौन से 2 साल है? यहां पर 5-5 साल लोग नहीं पाकिस्तान आए। यहां पर लोगों को रिलीफ मिलने पे की बारी आई तो इस तरह रिलीफ मिला जिस तरह हाथी कोई नहीं। तो क्या फ़र्क पड़ा? 2 हफ्ते की बात है ना भाई, आप आए, आप साबित करें कि आप मुल्ज़म हैं। अगर आप साबित नहीं कर सकते और आपको डर लगा हुआ इस बात पे कि ये शख्स बाहर रहा, ये हमारी सियासत को ख़राब ना कर दे, ये रहा तो इंतखाबात की बात ना करें, तो इंतखाबात के लिए सियासी जमातें होती हैं ना। सियासी जमातें इंतखाबात लड़ने के लिए होती हैं, अपनी अवामी मकबूलियत के लिए होती हैं, अपनी अवाम के अंदर अहमियत के लिए होती हैं कि अवाम किसको चाहती है। अगर अवाम इनको मुस्तरद करती हैं, इनको मुस्तरद हो जाएंगे। अगर अवाम चाहती है नहीं जनाब हमें यही लीडर चाहिए, तो फिर आप क्यों डरते हैं? जिस तरह देखें यासर, पाबंदी लगने से, जिस तरह हामिद मीर साहब ने कहा कि पाबंदी लग गई, पाबंदी लगने से क्या होगा? क्या होगा पाबंदी लगने से? कुछ और नाम की और पार्टियां बन जाएंगी। तो इससे क्या हुकूमत के खिलाफ जो नफरत है वो ख़त्म हो जाएगी? क्या इससे हुकूमत का वोट बैंक बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा ना। फिर दोबारा हुकूमत के अंदर ही जो सियासी जमातें मौजूद हैं, इनके आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये सारा शुरू, तो ये सिलसिले तो यासर अगर आप कहे कि रुक जाएंगे, रुकने वाली नहीं है। आइंदा इंतज़ार करें, कल भी हम प्रोग्राम करेंगे, तो उसके बाद परसों फिर हम सुनेंगे कि जो हमने प्रोग्रामों में कहा है वो देखिए हरफ बहरफ होता नज़र आएगा। अच्छा, क्या इस एहतजाज में ये जो इस्लामाबाद हो रहा है, इत्तेहादी जमातों में से कोई जमात इनकारी है? क्योंकि मुस्लिम लीग रहनुमा मरियम नवाज साहिबा चली गई, पीपल्स पार्टी ने इशारा दे दिया, तो JUIF भी तैयार है, MKM, ये दीगर ANP, सारी सियासी जमातें आएंगी। क्राउड लाने की ज़िम्मेदारी 2 सियासी जमातों की है। एक है उसकी ज़िम्मेदारी मौलाना फजलुर रहमान साहब की, दूसरी ज़िम्मेदारी है मुस्लिम लीग नून की। इसके अलावा और किसी की ज़िम्मेदारी नहीं है। बाकी झंडे बहुत होंगे, क्योंकि ये तो बड़ा मज़ेदार सा काम होता है कि आप 500 झंडा ला के, 1000 झंडा ला के वहाँ पर पकड़ा दे, लोग लेने खड़े हो जाते हैं। ये होगा। बाकी सियासी जमातों के तमाम, अब तो मोबाइल की रोशनी चला के भी लहराने का रिवाज बन चुका है। हाँ जी, सारा कुछ है। मेरे पास भी इतला है, वो तो यही है कि जी तमाम सियासी जमातें जो हैं, तमाम सियासी जमातें, उनके रहनुमा वहाँ मौजूद होंगे, वहाँ से खिताब होगा, वहाँ पर भरपूर तरीके से। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या लंबा बैठने का प्रोग्राम है? मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, क्या ये चीज़ 1 दिन की है, 2 दिन की है, किस टाइम शुरू होगा? मुस्लिम लीग नून तो सुबह 11 बजे लाहौर से निकल रही है, तो इसका मतलब है 11 का मतलब है 2 से 3 बजे निकलना, तो 4, साढ़े 4, 5, 6 बजे तो सुप्रीम कोर्ट का टाइम खत्म हो जाता है। सही। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम क्या 1 दिन पहले आ रही हैं कि उस दिन आ रही हैं? ये सारे देखने सवालात हैं। देखना ये कि गेम शो कब तक चलेगा, उसके बाद ही फिर मंजरनामा क्लियर हो सकेगा। ना सिर्फ ये है कि पिछले 3 दिनों के अंदर जो इंटरनेट की सर्विस मुअत्तल हुई, हमें कुली तौर पर सरकारी इमलाक को नुकसान को तो बर्दाश्त करना पड़ा, उसके अलावा बैनुल अक़वामी सतह से जो पाकिस्तान में डॉलर्स आते थे, कितने काम मुतासिर हुए, फिर बिलखुसूस बात की जाएगी। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में हमारी मईशत जिस हद तक डामाडोल है, क्या पाकिस्तान किसी एडवेंचर का मुतहम्मिल हो सकता है? क्या यहाँ पे किसी एक चीज़ के ऊपर बंदिश लगने का मुतहम्मिल हो सकता है? LCs ना खुलने की वजह से पाकिस्तान में दरामदात ने जितना नुकसान किया, पाकिस्तान को जिस हद तक रेमिटेंसेस में कमी का सामना करना पड़ा, क्या उसके बाद कोई ऐसा इकदाम जो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पे डॉलर्स की कमी का सामना करवाए, कारोबार की बंदिश का सामना करवाए, क्या इससे पाकिस्तान बेहतरी की तरफ गामजन होगा? ये एक बुनियादी सवाल
सवाल है, पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर ये जो इंटरनेट की बंदिश रही है बलवाइयों को रोकने के लिए या डिस्पर्स करने के लिए, इसके मद्दे मुकाबिल हमें नुकसान क्या उठाना पड़ा है, ये एक बुनियादी सवाल है। इसी सवाल का जवाब जानेंगे और ये देखेंगे कि पिछले 3 से 4 दिनों में पाकिस्तान की मईशत का किस हद तक नुकसान हुआ है। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हाफिज अहमद साहब ने, ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। हाफिज साहब, अगर देखा जाए मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में आप क्या समझते हैं, 3 से 4 ही दिन थे, इन 3 से 4 दिनों के अंदर अगर इंटरनेट की बंदिश होती है, बहुत से लोग जो हैं वो वीपीएन के जरिए भी सब कुछ चलाते रहे, लेकिन हमें खबरें ये आ रही हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी खबरें दे रहा है कि पाकिस्तान की मईशत का नुकसान हुआ। वो जो फिगर्स बयान किए जा रहे हैं उसके ऊपर किसी को यकीन नहीं है। आपके मुताबिक कितना नुकसान हुआ है पाकिस्तान के कारोबारी लोगों का जो बाहर इन्वेस्ट करके बैठे हुए? इसमें 2-3 तरह की चीज़ें हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में कितना नुकसान हुआ है। जो नंबर्स हमें दिए जा रहे हैं पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की तरफ से, जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है वो कहता है कि हमें $2.8 मिलियन पर डे का लॉस हुआ है और $1 मिलियन ऑन एन एवरेज टैक्सेस का लॉस हुआ है जो गवर्नमेंट को एवरी डे जा रहे थे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से। तो ये आप देख लें, ये कुल मिला के तकरीबन 10 से 12 मिलियन डॉलर का तो ये लॉस हुआ जो यहाँ पे हो गया। अब हम आ जाते हैं उस लॉस की तरफ जो आप बात करें कि बाहर से सबसे बड़ा लॉस ये हुआ है, ये रिकॉर्ड पे चीज़ है, आप लोग जाके देख सकते हैं कि फाइवर, अपवर्क जो दुनिया की बड़ी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे फ्रीलांसिंग होती है, फाइवर ने वहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दिया था हर पाकिस्तानी की प्रोफाइल के नीचे, जिसका उर्दू तर्जमा ये था कि आप एक ऐसे मुल्क में रहने वाले फ्रीलांसर से काम करने लगे हैं जिनके मुल्क में आजकल इंटरनेट का मसला है, जिसके नतीजे में आपके ऑर्डर्स में ताख़ीर हो सकती है। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का पूरी दुनिया में क्या इमेज जा रहा है। लोग मजाक बना रहे थे, लोग हंस रहे थे कि वो आते थे, कोई भी फॉरनर आया पाकिस्तान से काम करने के लिए, वहाँ पे उसे नोटिफिकेशन मिल गया। अब एक तो ये नुकसान हुआ कि हमें नए ऑर्डर्स नहीं मिले 3-4 दिन, और जो ऑर्डर्स थे ऑलरेडी वो जो काम करना था उसका एवरेज 8 से 12 मिलियन डॉलर पर डे का लॉस है। और ये वो लॉस है जो हम, अच्छा फिर ये सिर्फ इतना लॉस नहीं है कि डूब गए पैसे, फिर आप ये देखें कि अगर ये पैसे हमारे पास आने थे तो किसके पास आने थे, ये पैसे इवेंचुअली पाकिस्तान के पास आने थे, डॉलर्स हमारे मुल्क में आने थे। तो इतने सारे लॉसेज। हम एक और लॉस की बात कर लेते हैं। डिजिटल क्रिएटर्स हमारे मुल्क में मौजूद हैं, यूट्यूब, फेसबुक, लोग वीडियोज़ डाल रहे हैं, अब उनकी व्यूअरशिप नहीं आ रही, वहाँ से पैसे नहीं बन रहे। वो पैसा हमारे हुक्मरानों को ये समझना है कि वो इंडिविजुअल का नुकसान नहीं हो रहा, वो पैसा भी तो इवेंचुअली पाकिस्तानी बैंक्स में आना था ना। जब आपके महीने के बाद पेमेंट आती है तो पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में पेमेंट लैंड करती है। तो इतने सारे लॉसेस। और एक और लॉस की हम बात कर लेते हैं जिसका कोई सद्देबाब हो ही नहीं सकता, वो है उस गरीब राइडर का लॉस जो पाकिस्तान में रोज़ाना अपनी उजरत घर लेके जाता है। जैसे अपनी माँ की दवाई लेके जानी है, जैसे अपने बच्चों का दूध लेके जाना है, बच्चों के पैम्पर लेके जाना है, जो फूड डिलीवरी कर रहा है, जो बाइक चला रहा है और किसी को बाइक पे बिठा के आगे कहीं पहुँचा के अपने पैसे ले रहा है। आप सोचें कि उस गरीब के साथ क्या बना है। हम सब, ये तो होगी बात, ये 2 दिन से डिस्कस हो रही है, ये सारा चीज़ें होगी। अगर खुदा ना खास्ता आने वाले दिनों में फिर यही बंदिश हुई तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज क्या होगा? पाकिस्तान की जो बिज़नेस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो कहाँ तक जाएगा और कितनी ऐसी इंडस्ट्री होगी जो इससे बंद हो सकती है? राना साहब, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि बहुत से मुल्क हैं जो ऑलरेडी फ्रीलांसर वीज़ा उन्होंने अनाउंस किया कि आप अगर फ्रीलांसर है तो हमारे मुल्क में आ जाएं, हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, बस आप आएँ हमारे पास काम करें। हमारे पास तो पहले ही सहूलियत इतनी अच्छी नहीं है। हमारे जो बच्चे बच्चियाँ अगर उनका दिल करता है आउटिंग का तो वो क्या कहते हैं, यार दुबई चलते हैं आउटिंग पे। अपने पाकिस्तान में क्यों नहीं जाते नॉर्दर्न एरियाज़ में कि इंटरनेट नहीं है वहाँ पे, भाई काम कैसे करेंगे, हमारा तो काम ही यही है। इसका नुकसान ये होगा कि जो सस्ते मुल्क है, कुछ जिस तरह मलेशिया, वो सस्ता मुल्क है, वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा महंगाई नहीं है। तो अगर रोज़ बरोज़ ये मसला रहा, दिन ब दिन ये मसला रहा, तो हम यही सोचेंगे यार अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस वहाँ पे बना लेते हैं, अपनी एक एजेंसी, एक दफ्तर अपना बाहर ऐसे मुल्क में बना ले जहाँ पे हमें इंटरनेट का मसला ना आए। इमेज तो मैंने आपको बता दिया जो हो रहा है कि पाकिस्तानी के पास जैसे आप ऑर्डर करने के लिए आ रहे हैं, आपको फाइवर खुद कह रहे हैं कि भाई ख्याल करें इनके मुल्क में ये मसला है। तो ये इतने ज़्यादा मसाइल हैं जिसका हम पहले कह रहे थे कि हमें 4G प्रॉपर स्पीड के साथ दे दें। 4G पहले नहीं हमारे मुल्क में, नाम का तो है लेकिन काम नहीं करता, और अब सिरे से इंटरनेट ही बंद हो गया। तो इमेज का लॉस हो रहा है, लोगों का लॉस हो रहा है। हमने मुश्किल से जाकर ना इस कौम को इस चीज़ पे कायल किया था कि ऑनलाइन पैसे कमाए जा सकते हैं। लोग समझते थे ये फ्रॉड है, बड़ी मुश्किल से कायल किया, लोगों को बताया, समझाया, फिर लोगों ने काम करना शुरू किया, पैसे कमाना शुरू किए। एक ने कमाए, उसके साथ हमने वीडियो की, उसको देख के दूसरे ने कमाए, तीसरे ने कमाए। हज़ारों घरों के चूल्हे जल रहे हैं। हमारे यहाँ जो ग्रेजुएट है वो जब डिग्री करके निकलता है उसको काम नहीं मिलता, तो गवर्नमेंट उसे काम तो देती नहीं है। वो कहता है चलो तुम नहीं दे रहे, मैं खुद कुछ कर लेता हूँ। जब वो खुद कुछ करने लगता है तो आप उसमें रुकावट डाल देते हैं। अच्छा अब साहब, ये जो 3 दिनों के अंदर आप वो कह रहे हैं कि फाइवर ने नीचे ये इंतबा जारी कर दिया था, उस इंतबा का असर मुस्तकबिल में कितना अरसा पड़ता रहेगा?
मुस्तकबिल में जी जिसने एक दफ़ा आके वो देख लिया ना, मुझे तो लगता है कि 90% वो बंदा तो दोबारा नहीं आएगा पूरी ज़िंदगी। जो नया ऑर्डर प्लेस करने आ रहा था और उसने इंतबा देख लिया, अच्छा ये ऐसा मुल्क है जहाँ पे इंटरनेट का मसला हो जाता है, तो जिसके दिमाग में एक दफ़ा बैठ कर वो तो दोबारा नहीं आएगा। हाँ, अब जो नए लोग आएंगे, अब जब वो इंटीमेशन ख़त्म हो जाएगा तो नए लोग तो आएंगे, ठीक है, या जिनके पुराने थे जो रिपीट ऑर्डर से वो तो आएंगे, लेकिन इतना जो इमेज ख़राब हुआ उसका कोई सदबाब नहीं हो सकता। जब ये सर्विस बंद करने की कोशिश की जाती है या प्लानिंग की जाती है, क्या आप लोगों से मुशावरत होती है? राना साहब, हमसे मुशावरत क्यों नहीं, हम आपको पहले बता रहे हैं कि हम तो मुश्किल से लोगों को कायल करके काम शुरू करते हैं। हमारी मदद, हमें कोई मदद नहीं मांगते, हम कहते हैं सिर्फ हमारे रास्ते में रुकावटें ना डाली जाएं, हमें गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, हम अपने तय ये काम कर रहे हैं, हम अपने तय मुल्क में मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके आ रहे हैं, तो हमें सिर्फ वो लाने दें। हम आपके ही मुल्क में ला रहे हैं, हमारा ही मुल्क है, आपका मुल्क है, हम अपने मुल्क में पैसे ला रहे हैं, उसमें भी हमारे ऊपर रुकावटें। इसमें और भी मसाला ना साहब, बैंक हमें तंग करता है जब हम पैसे लेके आते हैं। चलो इंटरनेट तो अभी बंद हुआ ना, बैंक कहता है कि हम आपको रेट देंगे, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, क्या डॉलर का रेट है, वो कह रहे हैं हम आपको 275 रुपये देंगे। मार्केट में जो हुंडी वाले हैं वो आ जाते हैं, वो कहते हैं हम आपको 300 रुपया देंगे, डॉलर हमारे से चेंज करवाओ। अब मुझे बताएं, आप एक नौजवान नस्ल को क्या मैसेज दे रहे हैं, आपका सिस्टम, आपका बैंक क्या मैसेज दे रहा है? हम यकीनन इसके हौसला शिकनी करते हैं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए हुंडी पे, बिल्कुल गलत काम है, लेकिन आप एक बच्चे को 16, 17, 18 साल के बच्चे को कैसे समझाएंगे? वो कहता है जी मेरा $1000 है, बैंक में आएगा तो 2,75,000 बनेगा, हुंडी वाला 2,95,000 देगा, उसको कैसे ये बात समझाएंगे कि आपने हुंडी पे नहीं जाना? तो हमारा बैंकिंग सिस्टम भी बड़ा हमें तंग करता है। डॉलर्स आते हैं तो उसको रिलीज़ होने में 3-3 दिन लगा देता है, रेट कम देता है। चलें हम ये बात समझते हैं कि चलें कोई नहीं, हमारा मुल्क का ही फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आप बच्चे को ये बात नहीं समझा सकते। यानी तो मुल्क के अंदर अगर इस्लाहात को नाफिज करना ही है तो उसके जो सिर्फ दावे और नारे हैं वो खोखले नहीं होने चाहिए। बुनियादी तौर पर इस्लाहात होनी चाहिए और कुली तौर पर फिर उसका नफाज होना चाहिए, उसकी सख्त मॉनिटरिंग होनी चाहिए, तभी हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। बसूरत दीगर जिस हालात पे नहज, जिस हालात पे हमें पहुंचा दिया गया है, उसको देख के तो यही लगता है कि पाकिस्तान का अल्लाह ही हाल। यहाँ पे सूरत हाल को बेहतर करने के लिए स्टेक होल्डर्स की मुशावरत ज़रूरी है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। नाज़रीन, मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।